हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम जो हमारी सोशियोलॉजी के अंदर जो यूनिट चली हुई है, यूनिट 10, जिसका नाम है द फैमिली। तो ये जो हमारी यूनिट है, इसका नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम करेंगे। काफ़ी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक में से ये रहता है और एग्जाम में बहुत ज़्यादा इस टॉपिक के बारे में आता है। तो इसमें हम टाइप देखेंगे थोड़ी सी फैमिली को लेकर के। तो इसमें बताया गया फैमिली में भी द क्लासीफाई एंड द सेवरल बेसिस में टाइप ऑफ फैमिली आर गिवन बिलो। तो इसके अंदर रहता है कि परिवार जो है, परिवार की जितनी भी हमारी जैसे भी मतलब कि परिवार को बांटा जाता है या वर्गीकृत किया जाता है, तो परिवार के मुख्य प्रकार जो है, मेन जो टाइप है, वो हमारे नीचे दी गई है। तो इसमें देखते हैं कि भी परिवार को किस तरीके से हमारा बांटा गया है। तो इसमें से पहले बताया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। तो बेसिस नंबर के आधार पर इन्होंने बताया, नंबर एक में बताया न्यूक्लियर और जो हमारी सिंगल फैमिली होती है वो। तो न्यूक्लियर और सिंगल फैमिली में हो जाता है इसमें कॉन्स्टिंग ऑफ द हस्बैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन। तो इसमें पति पत्नी और बच्चे, ठीक है, ये इसके अंदर आ जाएंगे। अब जैसे कि जॉइंट फैमिली का आपको पता ही है, द पीपल ऑफ द थ्री जनरेशन। तो उसमें तीन जनरेशन यानी कि तीन पीढ़ियों के लोग जो है वो एक साथ रहते हैं। इंटर्ड फैमिली के अंदर आ जाएंगे, नंबर ऑफ पीपल इज मोर। तो इसमें इंटर्ड फैमिली जो हमारी रहती है, इसके अंदर हमारे आ जाते हैं, मतलब कि इसमें जो लोगों की संख्या होती है वो बहुत ज्यादा होती है। यानी कि एक जो होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, इसमें तीन पीढ़ियां एक साथ रहती है, लेकिन तीन पीढ़ियों से भी ज्यादा अगर लोग उसके अंदर रह रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ पीपल उसके अंदर और भी ज्यादा है, तो वो हमारी इंटर्ड फैमिलीज के अंदर आ जाती हैं। नंबर दूसरी कैटेगरी के अंदर इसके अंदर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिडेंस। ठीक है, तो इसमें जो रेजिडेंस बेसिस हमारी जो चीजें रहती है, तो इसमें एक क्या हो जाता है, इसमें इसमें हो जाता है हमारा पार्ट्री लोकल्स फैमिली, एक हो जाता है मैट्री लोकल्स फैमिली। तो इसमें जो हमारे जो परिवार जो हमारे रहते हैं, एक हमारा पितर पितर का होता है, यानी कि पिता के परिवार से संबंधित जो होता है, और मैट्रियोकल्स फैमिली होती है जो माता के परिवार से संबंधित रहता है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है, इसमें नियोलोकल फैमिली जो होती है, इन दिस द कपल लिव अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो ये जो फैमिली हमारी रहती है, इसके अंदर क्या होता है, इसमें जो पति पत्नी जो होती हैं वो अपने माता पिता से दूर रहते हैं। यानी कि जो हस्बैंड वाइफ है, माता पिता अलग होंगे और वो उनसे अलग रहेंगे, तो वो हमारे न्यू लोकल फैमिलीज के अंदर आ जाता है। तो इसमें बेस ऑफ रेजिडेंस, बेस ऑफ नंबर और बेस ऑफ अथॉरिटी के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है, ये आपने इसमें देखना है। नंबर फोर्थ में बेस ऑफ अथॉरिटी के आधार पर इन्होंने जो बताया है, इसमें आ जाता है हमारा मैट्रिकल्स और पैट्रिकल्स। तो इसमें दोनों ही चीजें आ जाएंगी, माता के आधार पर भी और जो पिता होता है उसके आधार पर भी। तो पति के आधार पर भी, माता के आधार पर भी, दोनों में इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द लाइनेज। तो लाइनेज में क्या हो जाएगा, इसमें आ जाता है भाई पैट्रीलाइनल और मैट्रीलाइनल और हमारा बिलिनाइनल। तो पैट्रीलाइनल में क्या आ जाता है, इसमें होता है पितृवंशीय, यानी कि भाई पिता के वंश से संबंधित जो होती है, एक होता है माता के वंश से संबंधित, ठीक है, और एक होता है दोनों के वंश से संबंधित। ठीक है, पिता के वंश से, माता के वंश से और दोनों के वंश से संबंधित जो हमारा रहता है, वो हमारा बेसिस ऑफ लाइनेज के अंदर आ जाता है। तो हमने इसमें देखा है कि जो फैमिली की जो टाइप हमारी डिवाइड की गई है, वो सिर्फ एक टाइप के रूप में नहीं है। तो हमने पहले से ही पढ़ा, न्यूक्लियर फैमिली होती है, ज्वाइंट होती है, ये है वो है। लेकिन इनका जो बेस होता है, एक तो नंबर, बेस ऑफ नंबर के अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन करते हैं, और एक हम इसमें करेंगे रेजिडेंस के आधार पर भी, कौन कहाँ रहता है, कैसे रहता है। दूसरा हम अथॉरिटी के आधार पर करेंगे, भी अथॉरिटी किसके हाथ में होती है। नेक्स्ट हम इसमें लाइनेज के आधार पर करते हैं। तो ये जो हमारा जो डिवाइड किया गया है फैमिली का, तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं। इसमें नेक्स्ट देखेंगे हम। सो अकॉर्डिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, इसमें हम देखेंगे, इन्होंने दिया फिफ्थ पॉइंट के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज। तो भाई इसमें जो फिफ्थ पॉइंट में इन्होंने जो डिफाइन किया है, वो किया है मैरिज के बेस पे। तो अब मैरिज भी कई टाइप की होती है, जैसे कि मोनोगैमस होती है। मोनोगैमस यानी कि एक पत्नी जिसकी रहती है। दूसरा पॉलीगैमस होती है, जिसमें एक से ज्यादा पत्नियां होती हैं। द नंबर ऑफ हस्बैंड वाइफ ऑफ द नॉट द लिमिटेड इन वन, इट मे बी द पॉलीगैमस एंड द पॉलीड्रोमस एंड द ग्रुप ऑफ मैरिज फैमिली। ठीक है, तो इसमें जो पॉलीगैमस होती है, जो मतलब कि बहुत सारे विवाह करते हैं, पति पत्नी की संख्या जो है वो लिमिट में नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो विवाह होते हैं, ये हमारे सामूहिक विवाह भी हम इनको बोल देते हैं। और ऐसा भी परिवार हो सकता है, जैसे कि मुस्लिम परिवार में होते हैं, तो वो एक आदमी के द्वारा कई विवाह किए जाते हैं। तो इस तरीके की हमारी पॉलीगैमस फैमिलीज के अंदर आ जाती हैं। और मोनोगैमस जैसे कि हिंदू एक्ट के मुताबिक एक शादी करते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी होती है, अगर कोई मिस चीज होती हैं तो उसमें एक्स्ट्रा भी हो जाती हैं, बट जो हिंदू एक्ट के मुताबिक जो सही सलामत चलती है, तो मोनोगैमस हमारी जो टाइप होती है, उसी के आधार पर हमारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाएगा अदर फैमिली। अदर फैमिली में आ जाएगा जो हमारे दूसरे परिवार होते हैं, जैसे कि मैनी थिंकर ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ नंबर एंड द मेंबर लिविंग द फैमिली डिवाइड इन द फैमिली इन टू टाइप, ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर,
nuclear family and but the basis of the size only joint family and cannot of the separated from the nuclear family। तो वही इनका कहने का मतलब ये है कि भाई जो हमारे दूसरे जैसे कि परिवार होते हैं, एक थॉट्स है, जैसे कि एक विचार है कि भाई परिवार का जो साइज है ना, हमारा परिवार का जो आकार है, या फिर जितने भी हमारे परिवार के अंदर जो सदस्य है उनकी जो संख्या, तो उसके मतलब उसी के आधार पर अगर हम देखते हैं तो परिवार को ना दो चीजों में हमारा यानी कि दो पार्ट के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। तो वो हमारी नॉर्मल सी है, जैसे कि ज्वाइंट आ जाती है और न्यूक्लियर आ जाती है। बट इसके अंदर क्या होता है, जो केवल अगर साइज के आधार पर ही अगर हम देखते हैं ना ज्वाइंट फैमिली को, तो इसमें सारे के सारे कौन से आ जाएंगे, सेपरेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियर फैमिली। तो अगर हम किसी भी ज्वाइंट फैमिली को अगर केवल साइज के आकार में अगर हम इसको देखते हैं तो परिवार से अलग नहीं इसको किया जा सकता। ठीक है, तो मतलब जॉइंट फैमिली हमारी हो गई है, और इसमें अगर साइज हम देखें, फैमिली का साइज कितना बड़ा है, तो उसके आधार पर अगर हम देखेंगे, और जॉइंट फैमिली है तो उसमें जो हमारा जो सेपरेट फैमिली है तो उससे अलग नहीं किया जा सकता, यानी कि उसी परिवार का हिस्सा माने जाएंगे। यानी कि एक ही बाप के अगर दो लड़के हैं, अगर वो अलग अलग भी हो जाते हैं तो उसी परिवार का हिस्सा वो माने जाते हैं कि उसी के बेटे हैं वो। तो एक अदर फैमिलीज जो होती हैं, यानी कि अलग अलग फैमिली होकर के भी वो एक ही जगह से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी टाइप है। नेक्स्ट इसमें और मटेरियल है, आगे देखो। तो इसमें हम देखेंगे जैसे कि न्यूक्लियर फैमिली आ गई इसमें नेक्स्ट हमारा। तो न्यूक्लियर फैमिली के अंदर क्या हो जाता है, न्यूक्लियर फैमिली ऑफ द सिंगल ऑफ स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ द फैमिली। तो ये तो पता ही भी, जो एकल जो परिवार हमारा होता है वो सबसे छोटी जो यूनिट है वो मानी जाती है हमारी। इट कंसिस्ट ऑफ हस्बैंड वाइफ देयर ऑफ द डिपेंड ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसके अंदर पति पत्नी और उन पे आश्रित जो हमारे बच्चे होते हैं वो शामिल होते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, इसलिए डिपेंडेंट चिल्ड्रन उनको बोला जाता है। अब चिल्ड्रन ऑफ द इंक्लूड ऑफ द फैमिली टिल द टाइम ऑफ देयर मैरिज। द फैमिली टाइप ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉडर्न इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, अब इसके अंदर नॉट ओनली इन इंडिया चेंज इन द फैमिली इज फ्रॉम ज्वाइंट टू न्यूक्लियर फ्रॉम। तो वही इसमें कहा गया है कि भाई जो बच्चे होते हैं ना इसमें जैसे कि चिल्ड्रन आर इंक्लूड इन द फैमिली, तो इसमें जो हमारे बच्चे होते हैं वो विवाह होने तक परिवार का हिस्सा माने जाते हैं। बच्चे जो हैं वो विवाह होने तक परिवार का हिस्सा माने जाएंगे। जब बच्चों का विवाह हो जाता है तो उनकी एक अलग फैमिली हो जाती है, और जो परिवार का जो स्वरूप होता है ना वो हमारी जो मॉडर्न और जो हमारी जो मॉडर्न और जो इंडस्ट्रियल जो हमारी चीजें होती हैं, ठीक है, और जो हमारा जैसे कि अर्बन सोसाइटी है, यानी कि शहरी समाज है, शहर में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें कौन-कौन सी है, जो परिवार के जो स्वरूप होते हैं अलग-अलग, वो हमारी आधुनिक और औद्योगिक, या औद्योगिक का मतलब यहाँ पर इंडस्ट्रियल चीजें हो जाती हैं अर्बन सोसाइटी के अंदर, यानी कि शहर की जो परंपरा, जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस जो होता है ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। बल्कि जो हमारे दूसरे देश हैं उनके अंदर भी चेंज इन द फैमिली ऑफ द ज्वाइंट ऑफ द न्यूक्लियर, यानी कि जो भी हमारे जो ज्वाइंट फैमिली है या फिर हमारे जो न्यूक्लियर परिवार हैं इनका और बदलाव देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर हम अर्बन सोसाइटी के अंदर देखें, इंडस्ट्रीज, मॉडर्न जो इंडस्ट्रीज एरियाज हैं उनके अंदर देखें, या फिर हमारा जो भी जो वर्तमान के जो हमारी फैमिली है अगर हम उनकी तरफ देखते हैं, या फिर हम इंडिया से बाहर के देशों की तरफ भी देखते हैं, तो परिवार के जो साइज होते हैं, परिवार की जो चीजें होती हैं उनमें हमें बदलाव दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ समथिंग आर डायनेमिक। ठीक है, तो ये इसमें रहेगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि वही कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। अब हमारी जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, इसमें आ जाता है न्यूक्लियर फैमिली इज ए फैमिली इन विच द मेंबर आर नॉट रिलेटेड टू देयर अदर kin through of the property and the income or the right and the obligations of the parenting to them. In nuclear family, people of two generation, parents with their children live together। तो ये सारी चीजें इसमें आ गई हैं। आफ्टर मैरिज कपल स्टिल डाउन एट द न्यू प्लेस ऑफ रेजिडेंस। तो ये हमारी जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसकी विशेषताएं क्या होती है, किसको हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हमारी इसके अंदर होती हैं। तो इन्होंने बताया कि भाई जो न्यूक्लियर फैमिली जो होती है ना वो परिवार होता है जिसके सदस्य और जिसकी सारी की सारी जो प्रॉपर्टी होती है, यानी कि सारी की सारी जो संपत्ति होती है, आय, यानी कि जितना भी वो कमा रहे हैं उनसे संबंधित जो अधिकार होते हैं, उनका जो पूरी की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या पूरा का पूरा जो राइट जो होता है उसके माध्यम से एक दूसरे से संबंध नहीं होता है। यानी कि अगर कोई अलग हो गया तो वो अगर वो कितना ही कमा रहा है, कुछ भी कमा रहा है, तो उस पर उसी का अधिकार माना जाता है। तो वो जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो इनकम है या फिर उसका जो राइट है या ऑब्लिगेशन जो चीजें हैं, वो सारी की सारी उसी की रहेंगी। भाई वो अलग होकर के जो कमा रहा है तो उसका दायित्व जो है उसके माध्यम से एक दूसरे से संबंधित बिल्कुल नहीं होता है। भाई एक परिवार का अगर अच्छा काम चल रहा है, वो अपने बच्चों को अच्छी फैसिलिटी दे रहा है, दूसरे भाई का काम अच्छा नहीं चल रहा है, वो उसको नहीं फैसिलिटी दे रहा है, तो इसमें किसी की जिम्मेदारी नहीं होती है कि भाई इसमें राइट ये है कि भाई वो अच्छा कमा रहा है तो वो अच्छी फैसिलिटी देगा, दूसरा सही से नहीं कमा रहा है तो उसके बच्चे डेफिनेटली इस चीज के अभाव में जिएंगे। तो इस तरीके से ये जो न्यूक्लियर फैमिली होती है इनका अपना एक ऐसा बेस होता है। तो न्यूक्लियर फैमिली पीपल इन द टू जनरेशन, पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द टुगेदर। तो ये तो इसके अंदर होता ही है कि भाई जो हमारे न्यूक्लियर परिवार होते हैं उनमें दो पीढ़ियों के लोग रहते हैं, माता पिता, उनके बच्चे, और उनके साथ बच्चे उनके साथ रहते हैं, और जो
जब शादी होती है यानी कि मैरिज के बाद क्या होता है, मैरिज के बाद जो पति पत्नी होते हैं वो नई जगह पर भी जाकर बस जाते हैं, अभी जहाँ जॉब है वहाँ बस जाएंगे, बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर में निकल जाएंगे, या फिर जहाँ भी वो जाना चाहे वहीं जाकर के रह सकते हैं पति पत्नी और बच्चे जो होते हैं वो। तो ये उनका अपना राइट्स रहता है और वो इस तरीके से जा सकते हैं, तो इस तरीके से उनको ये अधिकार होता है। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर रहता है स्मॉल साइज। तो स्मॉल साइज के अंदर अगर हम इसमें देखें, इट इज नॉट बिग द साइज ऑफ द जॉइंट फैमिली सिस्टम। इन सच फैमिलीज पेरेंट्स विद द अनमैरिड चिल्ड्रन लिव टुगेदर। आफ्टर मैरिज चिल्ड्रन मूव टू देयर ओन ऑफ द सेपरेटेड प्लेस ऑफ द रेजिडेंस। स्मॉल फैमिली में क्या होता है, जो छोटा परिवार हमारा होता है, तो छोटे परिवार के अंदर क्या हो जाएगा कि भाई इट इज नॉट बिग इन साइज एज ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, कि भाई जो हमारा ज्वाइंट परिवार है इसकी जो भी प्रोसेस है ना, जो भी प्रणाली हमारी रहती है, तो उसकी तरह आकार में बड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो उसका जो प्रोसेस होता है वो डेफिनेटली स्मॉल साइज तो स्मॉल ही होता है और बड़ा बड़ा ही होता है। तो इसमें जो पेरेंट्स अनमैरिड चिल्ड्रन एंड टुगेदर आफ्टर मैरिज, तो भाई इसमें ऐसे परिवारों में जहाँ माता पिता अपने जिन बच्चों का विवाह नहीं हुआ है उन बच्चों के साथ रहते हैं। ठीक है, तो मतलब कि स्मॉल साइज में तो यही होता है कि भाई माता पिता रहते हैं और जो बच्चे हैं उनकी शादी नहीं हुई है, तो ये स्मॉल फैमिली ही रहेगी। लेकिन आगे जाकर जब बच्चों के विवाह हो जाएगा या फिर विवाह के बाद बच्चे जो है अपने अपने अलग जो स्थान पर जो है वो चले जाएंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें न्यूक्लियर फैमिली हो जाएगी, तो स्मॉल साइज ही रहेगा। माता पिता है, उनके दो बच्चे, दोनों बच्चों की शादी हुई, दोनों फिर अलग हो गए क्योंकि एक बच्चे का अलग परिवार है, दूसरे बच्चे का अलग परिवार है। तो इस तरीके से स्मॉल साइज हो जाता है एक फैमिली का जब वो अलग अलग न्यूक्लियर फैमिली के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो ये न्यूक्लियर फैमिली जो होती है उसका ही एक पॉइंट है स्मॉल साइज। तो न्यूक्लियर फैमिली की जो सबसे पहली विशेषता होती है वो है स्मॉल साइज। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इसकी देखते हैं कौन सी रहती है हमारी। तो भी नेक्स्ट हमारा जो इसमें आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है सिंपल फैमिली स्ट्रक्चर्स। तो ये भी हमारी किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक है न्यूक्लियर फैमिली की। सिंपल फैमिली स्ट्रक्चर सब किस तरीके का होता है, तो सिंपल से तो आप जान गए हो कि भाई हाँ साधारण सा फैमिली स्ट्रक्चर्स होगा, परिवार का एक सीधा साधा ढांचा होगा। तो इन्होंने बताया था न्यूक्लियर फैमिली पीपल ऑफ टू जनरेशन लाइव टुगेदर। ठीक है, स्ट्रक्चर्स ऑफ द सच फैमिली इन द वेरी सिंपल हस्बैंड वाइफ एंड विदाउट चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली। तो बात तो वही आ जाती है हमारी घूम फिर के कि भाई जो हमारी न्यूक्लियर फैमिली होती है वो दो पीढ़ी के लोग उसके अंदर रहते हैं। ठीक है, दो पीढ़ी के लोग जब एक साथ रहते हैं तो स्ट्रक्चर्स ऑफ फैमिली कैसा हो जाएगा हमारा, ये जो परिवार है इसका जो ढांचा है बहुत ही सरल हो जाएगा। भाई दो ही पीढ़ी है, माता पिता है और बच्चे हैं, पति पत्नी और बच्चों के साथ या बिना बच्चों के भी रह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, ऐसा भी हो जाता है कि भी बच्चे दोनों बड़े हो गए, अपने अपने अलग अलग चले गए, माता पिता जो है वो अकेले रह रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपल फैमिली स्ट्रक्चर हमारा रहता है न्यूक्लियर के अंदर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट इसमें दिया गया है न्यूक्लियर की जो कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई इंडिपेंडेंट सोशल यूनिट। तो भाई जो समाज के अंदर जो उसकी जो यूनिट होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है। कैसे, इसमें जैसे कि इंडिविजुअलिज्म जो हमारी फीलिंग होती है, सेल्फ रिलीजन्स हमारे रहते हैं, या इंडिपेंडेंस ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली फॉर द सेंसेशन ऑफ देयर नीड दे डिपेंड ऑन वन एन ऑर्डर एंड नॉट द देयर अदर ऑफ द किंसमैन ऑफ द केस ऑफ ज्वाइंट फैमिली। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो इंडिपेंडेंट सोशल यूनिट इनकी रहती है, यानी कि सामाजिक इकाई जो है वो बहुत ही स्वतंत्र इनकी रहती है। बाकी जो इंडिविजुअलिज्म हमारा जो होता है, यानी कि व्यक्तिगत रूप से अलग होना या फिर आत्मनिर्भर जो भावना होती है वो इनके अंदर रहती है कि भी अपने आप से ही करना खाना है, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, सारा काम भी अपने आप करना, बच्चे भी अपने आप देखने, घर भी अपने आप देखना है, वो सारी की सारी चीजें इनके अंदर रहती है। तो ये हमारा जो न्यूक्लियर की जो है सबसे मस्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती है आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता। ठीक है, क्योंकि उसमें कहीं जाने के लिए बड़े बुजुर्गों की या किसी से पूछने ताछने की किसी की भी जरूरत नहीं रहती है। जो न्यूक्लियर फैमिली होती है वो अपने आप ही जो है जहाँ जो उनको करना होता है, जो फैसले उनको लेने होते हैं वो इंडिपेंडेंटली वो फैसले ले सकते हैं। ठीक है, अब फैसले गलत करें या सही करें वो मैटर बाद का होता है भाई। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि वो सही फैसले लेते हों, लेकिन वो चीजें बाद की हैं, कौन सही फैसले लेता है वो डिपेंड करता है उनकी एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाता है फोर सेंसेशन एंड देयर नीड द डिपेंड अपॉन द अदर ऑफ नॉट एंड देयर ऑफ द कन्वेंशन। तो इसमें जो हमारी आवश्यकता जो रहती है, मतलब कि अपनी जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरी करने के लिए वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, न कि कोई हमारा जो जॉइंट फैमिली है उसकी तरह अन्य जो रिश्तेदार होते हैं उन पर नहीं रहते, यानी कि वो अपनी ज़रूरतें पूरी फिर खुद ही करेंगे। ठीक है, जो दूसरे रिश्तेदार होते हैं उन पर डिपेंड वो नहीं रहते हैं, और डिपेंड रहेंगे भी तो भी कोई रिश्तेदार जरूरत पूरी करने वाला नहीं है। तो इस चीज़ का रखना है ध्यान। अगर न्यूक्लियर फैमिली अगर आप अलग हो जाते हो तो आपके राइट्स, आपको आज़ादी तो मिलेगी लेकिन फिर आपको किसी का सहारा लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो आप किसी से भी हेल्प मांगने लायक फिर नहीं रहते। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली करके रहना चाहते हैं तो फिर आपको जो है स्वतंत्रता भी मिलेगी, आप इंडिपेंडेंट फैसले भी ले सकते हैं, लेकिन फिर आपको सेल्फ डिपेंड भी बनना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो ये हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ये सबसे मस्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है न्यूक्लियर फैमिली की। नेक्स्ट एक और आ जाती है इसमें इक्वालिटी। अब इक्वालिटी में क्या आ जाता है, इक्वालिटी होती है समानता।
तो इसमें न्यूक्लियर फैमिली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी, हस्बैंड वाइफ एंजॉय इक्वल्स अथॉरिटी द फैमिली, वुमेन आर नो लॉन्गर कंसिडर्ड इंफीरियर टू द हस्बैंड इन दिस। तो भाई इसके अंदर क्या आ जाएगा, इन दिस सच ऑफ फैमिली डिवीजन ऑफ द लेबर इज नो लॉन्गर ऑफ द ट्रेडिशनल नेचर व्हेन द वाइफ हैज लुक आफ्टर द चिल्ड्रन एंड द हाउस होल्ड affairs. On the countries, it is the matter of the conversions of both of the cooperate with each other of the meanings of the family affairs. तो इसमें क्या आ जाता है, इक्वालिटी में ये आ जाता है, अभी समानता का जो चीजें होती है वो इसके अंदर आ जाती है। अब समानता में क्या होता है, जो न्यूक्लियर फैमिली होती है बेस्ड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, तो इसमें सिद्धांत क्या होते हैं, जो हमारा न्यूक्लियर फैमिली है उसमें समानता के जो अधिकार होते हैं वो किस चीज को लेकर के आधारित होते हैं, यानी कि जो पति पत्नी है वो समान अधिकार प्राप्त करते हैं। सबसे पहले जो अथॉरिटी होती है फैमिली की, पति और पत्नी जो है उनका जो अधिकार है वो समानता का होता है, चाहे घर हो चाहे बच्चे संभालने। ठीक है, तो इसमें वुमेन आर नो लॉन्गर कंसिडर्ड इंफीरियर टू देयर हस्बैंड। तो इसमें महिलाओं को अब अपने पतियों से ही नहीं समझा जाता है कि भाई औरतें जो हैं वो प्रेशर महसूस करें या दबती जाएं अपने हस्बैंड से। इन सच फैमिली डिवीजन ऑफ लेबर इज नो लॉन्गर ऑफ द ट्रेडिशनल नेचर व्हेन वाइफ ऑफ द लुक आफ्टर ऑफ द चिल्ड्रन एंड द हाउस होल्ड अफेयर्स। तो भाई इसमें ऐसे परिवारों में जो है श्रम विभाजन का भी एक पारंपरिक स्वरूप नहीं रह गया। श्रम विभाजन यानी कि घर के काम कराना, सारे घर के काम थोपना, तो इस तरीके की भी कोई चीजें हमारी ट्रेडिशनल रह नहीं गई हैं, जिसमें जो वाइफ जो होती है, वाइफ को या फिर अपने बच्चों को या घर के सारे कामकाज की देखभाल करनी पड़ती है। मतलब कि अब ट्रेडिशनली अब नेचुरल इस तरीके की जिम्मेदारियां औरतों पे नहीं होती कि सारा काम तुझे ही देखना पड़ेगा, लेकिन ये हमारी एक न्यूक्लियर फैमिली की चीजें देखी जाती हैं। बट अगर देखा जाए तो सारी जिम्मेदारी जो है, अगर लेडीज हाउस वाइफ है तो उसकी ये जिम्मेदारी होती ही होती है, तो वो ये जिम्मेदारी देखती ही देखती है। अगर वो नहीं देखेगी तो फिर जब हस्बैंड पूरा दिन अगर वो काम करता है, काम करने जाता है, तो फिर घर और बच्चों को कौन देखेगा। तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है, लेकिन इस तरीके का नहीं है, अभी प्रताड़ना करना या फिर कोई जबरदस्ती के साथ, वो चीजें नहीं है। ठीक है, तो वो चीजों का जो अधिकार है वो समानता का अधिकार दिया गया है, तो वो करनी पड़ती है उसको। तो ऑन द कंट्री इज द मैटर ऑफ द कन्वेंस। तो भाई इसके अगर हम अगेंस्ट यानी कि इसके विपरीत अगर हम देखें तो ये जो सुविधा है ये हमारी सही है। मतलब एक सुविधा का मामला, सुविधा का मतलब कि भाई एक बहुत अच्छी सुख सुविधा हम इसको मान सकते हैं, जैसे कि दोनों परिवार बोथ बोथ कोऑपरेटिव ईच अदर ऑफ द मैनिंग्स ऑफ द फैमिली अफेयर। तो भाई इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो दोनों परिवार जो हमारे रहते हैं ना, उनके मामलों के जो प्रबंध होते हैं वो एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। भाई दोनों परिवार एक दूसरे के साथ मिल करके सहयोग करके इक्वालिटी, ना तो लड़की वाला परिवार कम होता है और ना ही लड़के वाला परिवार कम होता है, तो दोनों फैमिली में एक समानता की भावना आती है, हस्बैंड वाइफ के अंदर समानता की भावना आती है, दोनों मिलकर बाहर भी काम कर सकते हैं, घर का भी कर सकते हैं, और औरत के ऊपर किसी तरीके का अननेसेसरी प्रेशर जो है वो नहीं डाला जाता न्यूक्लियर फैमिली के अंदर। ठीक है, तो वो तो देखा जाता है हर जो फैमिली होती है, अलग अलग फैमिली अलग अलग नेचर के लोग होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग फैमिली में चीजें देखी भी जा सकती हैं, तो सबकी फैमिली एक जैसी नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। तो अभी नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर आ जाता है ज्वाइंट फैमिली। तो ज्वाइंट में हम देखेंगे कि पीपल ऑफ 3 or more जनरेशन lie together in some house, their property is common, they all eat food prepared, it is the common kitchen, participate of the common worship and are mutual related specific of the kinship relationship। तो भाई ज्वाइंट फैमिली के अंदर क्या देखा जाता है, जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब 3 या 2 से ज्यादा पीढ़ियां जो है, पीढ़ियों के लोग जो हैं वो एक ही साथ रहते हैं घर में। ठीक है, जॉइंट फैमिली के अंदर, और उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो भी साझी होती है, कॉमन होती है, और सभी जो है कि रसोई में बना हुआ भोजन खाते हैं सारे के सारे, और वे सारे मिल करके पूजा करते हैं, एक साथ बैठ करके सारी चीजों में भाग लेते हैं, सारी की सारी जो रिश्तेदारी और संबंधों से जो वो जुड़े हुए होते हैं अपने। ठीक है, और जो हमारी जो ज्वाइंट फैमिली जो रहती है, यानी कि मेंबर ऑफ द ज्वाइंट फैमिली ऑफ द म्यूचुअल राइट ऑफ द ऑब्लिगेशंस और ज्वाइंट फैमिली ऑफ द इक्वल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन कल्चर। तो इसमें इन्होंने बताया कि मेंबर ऑफ द ज्वाइंट फैमिली, तो संयुक्त परिवार यानी कि हमारी जो ज्वाइंट फैमिली जो रहती है उसके जो सदस्य होते हैं उनके आपसी जो अपने अधिकार होते हैं और जो उसके दायित्व होते हैं, यानी कि उसकी जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं, जो राइट्स होते हैं या ऑब्लिगेशन जो हमारे रहते हैं, वो हमारे ज्वाइंट परिवार की जो भी हमारा कल्चर है, यानी कि इंडियन कल्चर जो हमारा रहता है, उसकी एक बहुत ही एक अनोखी विशेषता होती है। भाई ज्वाइंट फैमिली में किस तरीके से लोग मिल करके रहते हैं, किस तरीके से अलग अलग नेचर के लोग एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं, और किस तरीके से उनके राइट्स और सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो ये ज्वाइंट फैमिली जो होती है इसके अंदर ये चीजें हमारी देखी जाती है। ठीक है, तो ये ज्वाइंट फैमिली की एक कैरेक्टरिस्टिक, एक विशेषता देखी जाती है, और इंडियन कल्चर के अंदर ही ये चीजें देखी जाती है, जो कि बहुत भी अभी भी एक बहुत सारे परिवार ऐसे बचे हुए हैं जहाँ पर ज्वाइंट फैमिली देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर हम।
तो भाई इसमें हम कुछ डेफिनेशन दिए गए हैं, जो भी हमारे सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, रिसर्चर होते हैं, तो उनके द्वारा डेफिनेशन दी जाती है। अब हम देखेंगे कि भी उनके अकॉर्डिंग हमारी जो ज्वाइंट फैमिली की जो डेफिनेशन दी गई है, तो उन्होंने अपनी डेफिनेशन में क्या क्या डाला है। तो इसमें जो सबसे पहले हमारे जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनका नाम है मिसेज इरावती कार्वे। तो भी जो इरावती कार्वे जो हमारी सोशियोलॉजिस्ट हैं, तो उनके द्वारा उन्होंने बताया था ज्वाइंट फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु जनरली लाइव अंडर द रूफ, eat food cooked and the heart and the hold property and common, and the participate of the common worship and the related each other as some particular type of काइंडर। तो वही कहने का मतलब यही है, इन्होंने यही परिभाषा दी है कि भी ज्वाइंट फैमिली की, कि भाई जो हमारी जो ज्वाइंट फैमिली होती है उसमें जो लोग होते हैं वो एक ग्रुप में रहते हैं, आमतौर पर वो सारे एक छत के नीचे रहते हैं और एक ही चूल्हे पर बना हुआ खाना खाते हैं। उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो भी साझी होती है, वो सारे के सारे उसमें अधिकार रखते हैं, सबका अधिकार उसमें होता है। और जो एक ही ग्रुप में वो पूजा भी करते हैं, और विशेष प्रकार के जो रिश्तेदार होते हैं सारे के सारे संबंध, अब रिश्तेदार में क्या हो जाता है, उनकी बेटियों की शादी जहाँ हुई है या बेटों की शादी जहाँ हुई है, तो जो सभी जो कॉमन रिलेटिव जो हमारे आ जाते हैं, तो उन सभी के साथ सभी का संबंध बना रहता है। तो ये हमारी जो डेफिनेशन दी है, ये है इरावती कार्वे के द्वारा दी गई। नेक्स्ट हमारी जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उनका नाम है आईपी देसाई। तो आईपी देसाई के अकॉर्डिंग जो हमारी दी गई है इसमें डेफिनेशन, तो उन्होंने बताया है वी कॉल दैट द हाउस होल्ड ज्वाइंट फैमिली विच द हैज ग्रेटर जनरेशन depth than the under family of the member of which are related it on another by the property income of the mutual right and the obligations। तो भाई जो हमारे आईपी देसाई हैं उन्होंने बोला है कि भाई वी कॉल दैट हाउस होल्ड ए ज्वाइंट फैमिली, कि भाई हम जो है वो हम उस परिवार को ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं जिसमें एक परिवार की तुलना में मतलब पीढ़ियों का अंतर अधिक होता है, यानी कि जिसमें एक परिवार की तुलना में पीढ़ियों का अंतर अधिक होता है, और जिसके बिल्कुल जो उसमें रहने वाले जो सदस्य होते हैं, उनकी संपत्ति, उनकी आय और जो उनके अधिकार होते हैं, उनकी जो जिम्मेदारियां होती हैं, उनके जो राइट्स होते हैं, उनके जो ऑब्लिगेशंस होते हैं, वो भी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो कुल मिलाकर घुमा फिराकर बात ये भी वही बोली है, इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट दे दिया है इस डेफिनेशन को, और बात वही बताई है सारी की सारी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे जो रिसर्चर है उनका नाम है जॉली। तो जॉली साहब ने बताया है इन ए ज्वाइंट फैमिली नॉट ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन ब्रदर and step brother live on the common property, it is may something include of the accident of the, इसमें जो हमारा कॉलरेज अप टू मैनी जनरेशन। ठीक है, तो जोली जी ने बताया कि भी जो हमारी जो ज्वाइंट फैमिली होती है वो ना केवल माता पिता और बच्चे, बल्कि सौतेले भाई जो होते हैं ना, सौतेले बहन भाई जो होते हैं, ठीक है, उनका भी जो संपत्ति होती है उसमें उनका भी हिस्सा रहता है। ठीक है, तो कभी कभी इसमें कई पीढ़ियों तक जो हमारे पूर्वज और जो हमारे रिश्तेदार होते हैं ना वो भी शामिल हो सकते हैं। तो इसमें स्टेप सिस्टर हो या स्टेप ब्रदर हो या स्टेप मदर आ जाती है, तो उसका भी हिस्सा जो होता है वो प्रॉपर्टी के अंदर माना जाता है। तो ये भी एक सही बात है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली के अंदर ये चीज़ें कम देखने को मिलती है, बट ज्वाइंट फैमिली के अंदर न्यूक्लियर फैमिली भी अगर उसमें है और उसमें अगर मिस हैपनिंग अगर होती है और स्टेप मदर आती है या फिर स्टेप जो है ब्रदर सिस्टर होते हैं, तो वहाँ पर भी प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा होता है, ऐसी बात नहीं है। ज्वाइंट फैमिली के अंदर भी ये होता है रूल्स, और हमारा जो समाज के अंदर देखा जाता है ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली दोनों ही चीज़ों में हमारी लागू होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो वही नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसके अंदर रहता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ज्वाइंट फैमिली। अब हमने जो सारी की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक की है वो की थी न्यूक्लियर के अंदर। अब हमारी इसके अंदर आ जाती हैं, इसके अंदर सारी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगी हमारे ज्वाइंट के अंदर। अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले तो इसमें स्मॉल साइज था, सबसे पहले इसमें लार्ज साइज आ जाएगा। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि ये तुमने पहले भी मतलब कि छोटी क्लास से ही पढ़ी हुई चीज़ें हैं, इसमें कोई डिफिकल्ट टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर, सोशियोलॉजी के अंदर और फैमिली चैप्टर के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ध्यान रखना आपने, वही सारी चीज़ें हैं, बस से थोड़ा सा जो एरिया है वो थोड़ा सा ब्रॉड हो ही जाता है, क्योंकि जो छोटे बेसिस पे अगर हम चीज़ों को समझते हैं और फिर बड़े बेसिस पे देखते हैं तो बस वहीं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती है इसके अंदर। ठीक है, अगर हम लार्ज साइज की इसमें बात करते हैं तो फर्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ज्वाइंट फैमिली, so it is the large family of single family consist of only husband, wife and the children and the grandchildren, and but the joint family of the consist of parents, children and the grandchildren and other near relative alone with their spouse, और it is the group of the which several basic families live together। तो इसमें इन्होंने बताया कि भी जो ज्वाइंट फैमिली रहती है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक हम बताएंगे, यानी कि जो बड़ा परिवार जो होता है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं शामिल होती हैं। तो उसमें लार्ज साइज आ जाएगा सबसे पहले, तो जो परिवार का जो साइज होगा वो बड़ा होगा भाई, और जो हमारी सिंगल फैमिली जो होगी
तो उसमें तो जैसे कि पति पत्नी और उसके बच्चे और पोता पोती ये रहते हैं। पोता पोती में क्या आ जाएगा, 2-3 पीढ़ियां हमारी जुड़ जाती हैं उसके अंदर। ठीक है, बट ज्वाइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स चिल्ड्रन। बट जो हमारी जो ज्वाइंट फैमिली होती है उसमें माता पिता, बच्चे, पोता पोती और अन्य निकट संबंधी भी अपने जीवन साथी के साथ रह सकते हैं। तो ये हमारा ज्वाइंट फैमिली के अंदर आ जाता है। ठीक है, रिलेटिव अलॉन विद देयर स्पाउस, तो वो भी उसमें रह सकते हैं। इट इज द ग्रुप ऑफ विच द सेवरल बेसिस फैमिली लिव टुगेदर, तो ये एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें कई मूल परिवार एक साथ रहते हैं, यानी कि बेटे भी रह सकते हैं और कई बार जो घर जमाई बना लेते हैं जैसे बेटे को, तो वो जो बेटी होती है उसके हस्बैंड और उसके जो बच्चे होते हैं वो भी रह सकते हैं। तो ये हमारा ज्वाइंट फैमिली के अंदर रहता है। ज्वाइंट फैमिली के अंदर जो हमारा जो परिवार होता है वो लार्ज होता है। अब नेक्स्ट अगर इसके अंदर हम देखें तो ज्वाइंट प्रॉपर्टीज में रहती है, तो ये तो रहती है, अगर फैमिली अगर ज्वाइंट होगी तो प्रॉपर्टी भी नहीं बटेगी, प्रॉपर्टी किसी एक को नहीं दी जाएगी। और द ज्वाइंट फैमिली ऑफ द ऑनरशिप, प्रोडक्शंस एंड द कंजप्शंस एंड द वेल्थ, तो इसमें टेक प्लेस ऑफ द ज्वाइंट बेसिस, इट दिस फैमिली प्रॉपर्टी इज हेल्ड ज्वाइंटली। The head of the family manage of the property of family and the provide of every members according to his need। तो ये जो हमारा जो संयुक्त परिवार यानी कि जो हमारी ज्वाइंट फैमिली जो हमारी रहती है, तो उसमें ओनरशिप होती है। ओनरशिप का मतलब ये हो जाता है कि भी एक स्वामी होता है, एक मुखिया होता है, घर का एक बड़ा होता है। जितनी भी प्रोडक्शंस होती है यानी कि जितना भी उत्पादन होता है, चाहे वो खेती कर रहे हैं या फिर अलग अलग जॉब से पैसा आ रहा है, तो जो भी प्रोडक्शंस है, जो भी आय का साधन है, तो वो सारा का सारा जो कंजप्शन वेल्थ टेक प्लेस ऑन द ज्वाइंट बेसिस, तो भाई वो सारा का सारा जो धन है, उस सारा का सारा उस जो पैसा वगैरह है, संपत्ति वगैरह, उसको संयुक्त रूप से ही वो इकट्ठा होता है, यानी कि सबकी कमाई जो है वो एक जगह पर इकट्ठी की जाती है। और इन दिस फैमिली प्रॉपर्टी इज द हेल्ड ज्वाइंटली, तो इस प्रकार जो है पारिवारिक जितनी भी हमारी जो संपत्ति होती है, जो पैसे होते हैं, वो हमारे ज्वाइंट तरीके से हमारी रखी जाती है। और हेल्ड द फैमिली ऑफ द मैनेज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली एंड द प्रोवाइड ऑफ एवरी मेंबर अकॉर्डिंग टू हिज नीड, तो भाई परिवार का जो भी मुखिया जो होता है, तो वो क्या करता है, वो मैनेज करता है सारी की सारी जो हमारी संपत्ति होती है उसका सारा का सारा प्रबंध करता है। और प्रत्येक जो सदस्य होता है उसकी आवश्यकता के अनुसार चीजें भी प्रदान करता है। तो ये सारा का सारा जो ज्वाइंट प्रॉपर्टी जो रहती है, तो उसमें ज्वाइंट प्रॉपर्टी को संभालने के लिए अलग अलग अपनी प्रॉपर्टी को कोई नहीं संभालेगा। एक घर का जो मुखिया होता है, जो बड़ा होता है, वो सारी प्रॉपर्टी को देखेगा, सारी आय के साधन को देखेगा, और किस परिवार में किसकी क्या जरूरत है, बेटियों की क्या जरूरत है, बेटों की क्या जरूरत है, बच्चों की क्या जरूरत है, बड़ों की क्या जरूरत है, वो जो मुखिया होता है वो सबकी जरूरतें भी पूरी करेगा। और उस प्रॉपर्टी को जो है वो एक जगह पर उसका कंजप्शन भी करेगा, और सारा का सारा जो प्रोडक्शन है वो भी देखेगा, और जो ओनरशिप है वो अच्छी तरीके से निभाएगा। तो ज्वाइंट प्रॉपर्टी जो है इसीलिए ज्वाइंट रखी जाती है। जब फैमिली न्यूक्लियर होती है तो साथ साथ प्रॉपर्टी भी बट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं। तो नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे ज्वाइंट प्रॉपर्टी की। तो ज्वाइंट प्रॉपर्टी का इसमें जो ज्वाइंट फैमिली जो हमारी रहती है, इन्होंने बताया है इन द ज्वाइंट फैमिली ऑफ द वर्सिप प्रोडक्शंस, ये तो हमारा हो ही गया ज्वाइंट फैमिली को लेकर के। तो ये टॉपिक यहाँ तक हमारा हो चुका है। फैमिली प्रॉपर्टी हेल्ड ज्वाइंट ऑफ द फैमिली मैनेज ऑफ प्रॉपर्टी इन प्रोवाइड ऑफ द मेंबर अकॉर्डिंग टू हिज नीड, तो ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है कॉमन रेजिडेंस। कॉमन रेजिडेंस का मतलब होता है कि भी सारे एक साथ एक ही जगह पर एक ही छत के नीचे रहते हैं। The member of the joint family usually live together. When they live of the separated house of different place, joint family break up into many nuclear family। तो भाई अगर लोग कॉमन रेजिडेंस में हो जाता है कि सारे लोग जो हैं घर के जितने भी परिवार के जितने भी सदस्य वो एक साथ रहें, और जो हमारी जो ज्वाइंट फैमिली होती है आमतौर पर एक साथ रहते हैं और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग घरों में रहते हैं। ठीक है, यानी कि अलग अलग रूम जैसे हो जाते हैं। तो ये जो हमारी ज्वाइंट परिवार है वो एक जो है हमारा न्यूक्लियर परिवार में टूट जाता है, यानी कि रसोई घर में खाना चाहे एक में बट रहा हो, लेकिन अलग अलग रूम में रहते हैं अपने अपने बच्चों को लेकर के, तो वो कॉमन रेजिडेंस हो जाता है। यानी कि घर तो एक है लेकिन अलग अलग स्थान अलग अलग ले लिया, यानी कि रूम अलग अलग बट गए हैं कि भाई इस रूम में ये रहेगा, या नीचे ये रहेगा, ऊपर ये रहेगा, साइड में ये रहेगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा कॉमन रेजिडेंस भी रहता है और थोड़ा थोड़ा हमारा प्लेस जो है वो भी अलग हो जाता है, ये इसके अंदर रहता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस में हमारा आ जाएगा भी जो हमारा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन यानी कि मतलब कि सहकारी जो संगठन हमारा रहता है। तो कोऑपरेटिव इज द बेसिस ऑफ द ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। ऑल मेंबर एक्ट ऑफ द प्रोडक्टिव यूनिट एंड हेल्प एंड अनदर ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ द वेरियस नीड। दे accomplishes different type of the duties, religion and the political of the social, all the member help one another। तो कहने का मतलब ये है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस में क्या चीजें आ जाएंगी कि भाई हमारी जो सहकारिता होती है, यानी कि जो हमारा बेसिस जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता है, यानी कि हमारा जो ज्वाइंट परिवार जो होता है उसकी जो प्रणाली है उसका ये आधार माना जाता है। अब आधार कैसे मानेंगे, यानी कि सभी जो सदस्य हमारे होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, वो जो भी प्रोडक्शन यूनिट हमारी होती है, प्रोडक्टिव यूनिट क्या होती है, जिसमें उत्पादन होता है किसी चीज का, मतलब कि जैसे उत्पादन का, प्रोडक्शन का मतलब हो जाता है अभी कमाई आ रही है, खेती कर रहे हैं, या कोई बिजनेस है या कोई फैक्ट्री है, इस तरीके की जो चीजें होती है। तो प्रोडक्टिव जो हमारी यूनिट होती है उसके रूप में ये हमारा कार्य करेगा। ठीक है,
तो इसमें जो है, इसमें जो कार्य तो ये करता है, लेकिन जितनी भी हमारी ज़रूरतें होती हैं उसकी पूर्ति की जाती है। तो प्रोडक्टिव यूनिट के रूप में कार्य करेंगे तो फिर सारी की सारी फुलफिलमेंट भी करनी पड़ेंगी, वेरियस नीड ऑफ, ठीक है। तो अलग अलग जो ज़रूरतें होती हैं वो भी पूरी करनी पड़ती हैं। द कंप्लीशन डिफरेंट टाइप ऑफ ड्यूटीज़, और भाई इसमें अलग अलग प्रकार के अपने कर्तव्य भी होते हैं। रिलीजियस यानी कि धार्मिक चीज़ें भी हैं, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक भी चीज़ें हैं, सोशल यानी कि सामाजिक चीज़ें भी रहेंगी। तो इन कार्यों को भी सारे के सारे पूरा करते हैं। धर्म के प्रति जो काम है, सरकार के प्रति जो काम है, समाज के प्रति जो काम है, वो सारी की सारी जो ड्यूटी होती है, जो कर्तव्य होता है, वो भी सारा का सारा अपना पूरा करते हैं। द मेंबर हेल्प वन अनदर, और सभी सदस्य जो है वो एक दूसरे की सहायता भी करते हैं, काम करने में भी सहायता करते हैं, रिलीजियस चीज़ों में भी सहायता करते हैं, पॉलिटिकल और सोशल चीज़ों में भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसमें नंबर 5 आ जाता है हमारा कॉमन रिलीजियस एंड सोशल ऑब्लिगेशंस। तो कॉमन रिलीजियस एंड सोशल ऑब्लिगेशंस में क्या आ जाता है कि भी सामान्य जो धार्मिक चीज़ें होती हैं या सामाजिक दायित्व हमारा रहता है, ठीक है। कॉमन रिलीजियस में हमारा क्या आ जाएगा, ऑल द मेंबर जर्नली फॉलो वन रिलीजन एंड द हेल्प ऑफ द अनदर टू परफॉर्म डिफरेंट रिचुअल्स एंड द रिलीजियस फेस्टिवल्स। तो इनका कहना ये है कि कॉमन में क्या आ जाएगा, भी सामान्य चीजें हमारी रहती है कॉमन के अंदर। तो इसमें भाई कॉमन रिलीजियस यानी कि हमारे जो सामान्य जितनी भी धार्मिक चीजें हमारी होती हैं और सामाजिक दायित्व हमारे रहते हैं, यानी कि ऑब्लिगेशंस जो हमारे रहते हैं, तो इसमें मेंबर जनरली फॉलो ऑफ द रिलीजन। तो इसके अंदर जो सभी सदस्य होते हैं वो आम तौर पर एक ही धर्म का पालन करते हैं, यानी कि जॉइंट फैमिली है और उसमें रहने वाले जो सारे लोग हैं तो वो एक ही धर्म का पालन करेंगे। डिफरेंट रिचुअल एंड द रिलीजन फेस्टिवल, तो वही जितने भी अनुष्ठान हैं, जितने भी धार्मिक त्योहार हैं, उनको संपन्न करते हैं वो, और एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। जैसे कि दिवाली में मिल बांट कर सारी चीजें करते हैं, होली खेलते हैं, सारे रिचुअल्स पूजा पाठ जो है वो करते हैं, तो वो हमारा जॉइंट फैमिली के अंदर होता है। जैसे मैनी सोशल सर्वे, इट इज बीन मेड क्लियर ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द कैरेक्टर ऑफ Indians labors and the attribute of the joint family system because of the different family function they have of the together। तो इसमें हमारा जो रहता है, यानी कि हमारा जो सामाजिक सर्वे जो किया गया तो उससे ये स्पष्ट हुआ है कि हमारे जो भारत के अंदर जो भी हमारे श्रमिक होते हैं, श्रमिक यानी कि काम करने वाले जो होते हैं, प्रवासी जो होते हैं, तो प्रवासी स्वभाव से जो हमारा जो भी जॉइंट फैमिली हमारी रहती है, तो उसकी पूरी की पूरी प्रणाली के कारण ऐसा होता है, क्योंकि जो पारिवारिक कार्यों के कारण उन्हें एक साथ रहना पड़ता है, तो परिवार के कामों के कारण उनको एक साथ रहना पड़ता है। तो ये हमारी एक परंपरा हो जाती है, एक प्रणाली हो जाती है, जो कि हमारे इस तरीके के जो लोग होते हैं भारत में, जो श्रमिक होते हैं, भारत के जो काम करने वाले जो प्रवासी होते हैं, तो वो सारे के सारे एक साथ परिवार के साथ जैसे कि एक जॉइंट फैमिली होती है तो उसकी तरह इनको रहना पड़ता है, क्योंकि ये हमारी जॉइंट जो फैमिली है, मतलब कि जॉइंट फैमिली की तरह एक जो प्रणाली, एक जो प्रोसेस बताया गया है वो कारण रहता है इसका, यानी कि फैमिली सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम जो होता है वो एट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि अलग अलग परिवार के कार्यों के कारण या उन्हें एक साथ रहना पड़ता है, तो ये हमारा कॉमन रिलीजन सोशल ऑब्लिगेशंस रहता है। भाई एक साथ रहना पड़ेगा, एक साथ सब कुछ करना भी पड़ेगा, एक साथ सारे अनुष्ठान धार्मिक सामाजिक कैसे ही भी हैं उनको एक साथ मिल करके करना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट करेंगे। तो भाई नेक्स्ट हमारा इसके अंदर पॉइंट दिया गया प्रोडक्टिव यूनिट। अब प्रोडक्टिव यूनिट के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, प्रोडक्टिव होता है प्रोडक्शन होना किसी चीज का, यानी कि उत्पादक इकाई हम इसको बोल सकते हैं। तो इसमें इन्होंने बताया ट्रेडिशनली ज्वाइंट फैमिली इज प्रोडक्टिव यूनिट, ऑल द मेंबर वर्क ऑन कॉमन फॉर्म्स, और लेडीज एंड इवन चिल्ड्रन हेल्प इन वेरियस एग्रीकल्चर ऑफ द प्रोस्टिट्यूट, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि भाई अगर ट्रेडिशनली जॉइंट फैमिली, ट्रेडिशनली होती परंपराएं जैसी हमारी चली आ रही है, तो ट्रेडिशनली जो हमारी परंपरागत रूप से जो भी हमारी जो जॉइंट फैमिली परिवार है, तो वो हमारी प्रोडक्टिव यूनिट बोली जाती है, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्टिव यूनिट है यानी कि उत्पादक इकाई जो हमारी है, तो ये इन्होंने बोला ऑल द मेंबर वर्क ऑफ कॉमन फॉर्म, तो भाई सभी सदस्य जो एक समान तरीके से काम करते हैं। जो औरतें होती हैं वो, यहाँ तक कि बच्चे भी अलग अलग जो हमारे एग्रीकल्चर जो चीजें होती हैं, यानी कि कृषि से संबंधित जो हमारी चीजें होती हैं उनमें मदद करते हैं। और इसमें आर्टिसंस क्लास एंड द प्रोडक्शंस डिपेंड ऑन फैमिली एज ए यूनिट एंड द ऑल ऑफ द मेंबर एंड द फैमिली जॉइंटली ऑफ द अंडरटेक ऑफ द कॉमन ऑफ द परस्यूट। तो भाई इसमें सारे के सारे जो भी मदद करते हैं वो बच्चे भी होते हैं, और जो हमारे कारीगर वर्ग होता है जो कि सारा का सारा, यानी कि आर्टिसंस क्लास वाले जो होते हैं वो प्रोडक्शंस करते हैं, और उनका जो उत्पाद होता है वो परिवार पर भी निर्भर करता है सारा का सारा। भाई जितना बड़ा परिवार होगा उतना ही सहयोग करेगा और काम अच्छे से होगा, और परिवार के जो सभी सदस्य होते हैं वो मिल करके एक साथ कॉमन काम करते हैं, एक साथ मिलकर सारे काम को वो संभालते हैं। तो ये प्रोडक्टिव यूनिट हमारी हो जाती है, यानी कि परिवार के साइज पर भी ये हमारी निर्भर करती है कि भाई अगर परिवार के सदस्य ज्यादा हैं तो ज्यादा काम होगा, अगर परिवार के सदस्य कम है तो कम हो सकता है। अब म्यूचुअल राइट ऑफ ऑब्लिगेशंस आ जाता है। अब म्यूचुअल राइट क्या होते हैं कि भाई हमारे जो अधिकार होते हैं, और ऑब्लिगेशंस के अंदर आ जाता है दायित्व।
तो हमारे जो पूर्ण रूप से जो म्यूचुअल राइट्स जो हमारे रहते हैं, यानी कि हमारे पारस्परिक जो हमारे अधिकार होते हैं और ऑब्लिगेशंस होते हैं, तो उसके अधिकार पर अगर हम देखें, एवरी मेंबर वर्क ऑफ अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी ऑफ द गेट अकॉर्डिंग टू हिज नीड ऑल द मेंबर ऑफ द बॉन्ड विद वन अनदर म्यूचुअल फीलिंग्स ऑफ द राइट एंड ड्यूटीज। ठीक है, एवरी मेंबर हैज द स्पेसिफिक position in the family and he is accepted of perform such of the role as is not only conductive of the satisfy his need। कहने का मतलब ये म्यूचुअल राइट एंड ऑब्लिगेशंस के अंदर क्या आ जाएगा भाई, पारस्परिक अधिकार और जो हमारे जो दायित्व जो रहते हैं, तो एवरी मेंबर वर्क्स, तो भाई प्रत्येक सदस्य जो एक दूसरे के प्रति जवाबदेह होकर काम करते हैं। यानी कि एक इंसान अगर काम कर रहा है, अगर वो गलत कर रहा है तो उसको दूसरे को जवाब देना पड़ेगा, दूसरे के सवालों का जवाब उसको देना पड़ेगा। तो ये हमारे राइट्स होते हैं कि भी एक इंसान अगर काम नहीं कर रहा है, दूसरा उससे अगर जवाब मांग रहा है तो उसे जवाब देना पड़ेगा, तो ये राइट होता है, ये कानून की तरफ से चीजें होती हैं। तो कैपेसिटी ऑफ द गेट अकॉर्डिंग टू नीड एंड ऑल मेंबर ऑफ द बॉन्ड विद द अनदर म्यूचुअल फीलिंग्स राइट एंड ड्यूटीज। तो वही इसमें जवाबदेही जो है होकर कार्य करना पड़ता है, और जो परिवार के जो सभी सदस्य होते हैं उनकी जो भी क्षमता होती है ना, तो उसके अनुसार अपनी जितनी भी जो जरूरतें होती है उनके रूप भरण पोषण जो है वो सारा का सारा प्राप्त करते हैं। यानी कि जितनी भी जरूरतें होती हैं वो सारी उनकी पूरी होती हैं, और सभी सदस्य जो है उनके अधिकार और जो भी उनके कर्तव्य हैं उनकी भावना में बंधे हुए होते हैं। म्यूचुअल फीलिंग्स के अंदर सभी राइट और ड्यूटीज के अंदर बंधे हुए होते हैं। ये हमारे अधिकार हैं, ये हमारे दायित्व हैं, ये हमारे कर्तव्य हैं, तो उनके दौरान वो बंधे हुए भी होते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है चलना भी पड़ता है। अगर वो बाई चांस अपनी ड्यूटीज राइट जो है वो अगर नहीं निभाते हैं तो उनको जवाब देना पड़ेगा इस चीज का कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और उनके खिलाफ एक्शन भी होता है, और परिवार में जो है इसमें विचारधारा भी अलग हो जाती है। तो एवरी मेंबर हैज द स्पेसिफिक ऑफ ए पोजीशन इन द फैमिली फैमिली एंड ए expanded to the perform such of the role as a not only conductive to satisfy his needs but which help in the satisfaction of other need too। यानी कि one for all for one। ठीक है, और this is the ideal ऑफ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। तो इसमें देख सकते हैं, इसमें साथ में कहावत भी दी गई है। तो इन्होंने बताया कि जो परिवार के जो प्रत्येक सदस्य होते हैं ना, एवरी मेंबर ऑफ स्पेसिफिक पोजीशन, तो भी परिवार के प्रत्येक सदस्य जो है वो विशिष्ट स्थान होता है। भाई सबका अपना अपना अलग अलग जगह होती है, अलग अलग स्थान सबका रहता है, और इसमें सबकी जो है अपेक्षा भी की जाती है सबसे, और ऐसी मतलब कि भी सब अपनी ऐसी भूमिका निभाएं जो ना केवल उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो, बल्कि दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सहायक हो सके। तो वही जो ज्वाइंट जो चीजें हमारी रहती है, तो उसमें सब एक दूसरे से अपेक्षाएं करते हैं कि भाई ये सारी की सारी जो है अपनी सारी की सारी जरूरतें पूरी करे और दूसरों को भी इससे तकलीफ ना हो किसी चीज की। तो इस तरीके के राइट और ड्यूटीज जो होती है वो लेकर के चलते हैं, बल्कि दूसरों की जो आवश्यकताएं होती हैं उनसे मतलब की पूर्ति में भी सहायक जो है वो हमारे होते हैं। तो एक सबके लिए जो है और सब एक के लिए, यानी कि एक इंसान जो होता है वो सबके लिए होता है, और सब जो होते हैं वो एक के लिए होते हैं। तो इस तरीके की कहावत यहाँ पर बनाई गई है, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। यानी कि अगर एक इंसान जो है, अगर सब इंसानों को तकलीफ है, एक इंसान जो है उसके पास वो क्षमता है तो वो सबकी तकलीफ दूर कर सकता है, और अगर एक इंसान तकलीफ में है तो सब मिलकर के उसकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो इस तरीके के जो हमारे राइट्स होते हैं वो इसमें लेकर के चले जाते हैं। अब दिस इज द आइडल ऑफ द ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। तो इसमें जो हमारी जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता है वो हमारी एक आदर्श प्रणाली मानी जाती है इसके अंदर, परिवार के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भाई अब हम बात करेंगे इसमें डिफरेंशिएशन बिटवीन न्यूक्लियर एंड फैमिली एंड जॉइंट्स फैमिली। ठीक है, तो इसमें जो हमारी न्यूक्लियर फैमिली है और जॉइंट फैमिली है उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि पीछे हमने जो जाना है ये तो हमने जान ही लिया है, सभी की टाइप्स जान ली हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि भी इनमें आपस में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले न्यूक्लियर फैमिली है और जॉइंट फैमिली है। न्यूक्लियर फैमिली में इन्होंने बताया है इट इज द आउटकम ऑफ मॉडर्न इन्फ्लुएंस। तो अभी जो मॉडर्न इन्फ्लुएंस किसके अंदर होता है, न्यूक्लियर फैमिली के अंदर मॉडर्न इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि आधुनिक प्रभाव जो पड़ता है ना, तो उसके परिणाम होता है हमारा न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली के अंदर क्या होता है, इट इज मेड अप मेड of number of nuclear families which all related, all of them live in a common house। तो वही जो हमारा ज्वाइंट फैमिली होती है, जो संयुक्त परिवार होता है, तो ये एक एकल जो परिवार होते हैं उनसे मिलकर के ये बना हुआ होता है, और ये सभी आपस में संबंधित होते हैं, यानी कि रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, और जो सभी आपस में संबंधित भी होते हैं और सभी एक ही घर में रहते हैं। तो ये हमारी ज्वाइंट फैमिली बोली जाती है। दूसरा डिफरेंशिएशन इसमें क्या दिया गया है, द काइंड ऑफ फैमिली कंसिस्ट ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर ऑफ स्प्रिंग। तो इसमें जो इस प्रकार का जो परिवार होता है उसमें पति पत्नी और उसकी जो संतानें होती है वो शामिल होती हैं, चाहे बच्चे कितने भी हों, सारी की सारी फैमिली के अंदर शामिल होती है, यानी कि माता पिता और उनके बच्चे। तो ये होती है हमारी न्यूक्लियर फैमिली।
और जो ज्वाइंट फैमिली होती है उसमें ऑल द ब्लड रिलेशन लाइक ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन, uncle, auntie, their children and their relations live together. Such families are found in rural India. तो भाई ये जो परिवार होते हैं सभी, इसमें जो खून के रिश्ते वाले जितने भी लोग होते हैं वो सारे एक साथ रहते हैं, जैसे कि दादा दादी, माता पिता हो गए और पोते पोतियाँ हो गए, सारे चाचा चाची होगी, चाचा चाची हो गए और उनके सारे बच्चे हो गए हैं। तो जो रिश्तेदार होते हैं इनके साथ जो है ये रहते हैं। और ये जो परिवार होता है ये भारत में जो ग्रामीण एरिया होता है यानी कि रूरल इंडिया होता है, तो उसमें जो हमारा जो ग्रामीण भारत होता है यानी कि ग्रामीण क्षेत्र जो होता है, गांव के जो लोग होते हैं, गांव में ही ज़्यादातर ये फैमिली जो है वो देखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो डिफ्रेंशिएशन बिटवीन न्यूक्लियर, तो इसमें बताया गया है द एडवांटेज ऑफ इट दैट दे हैव इंडिविजुअल फ्रीडम बट नो सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी ड्यूरिंग ऑफ द क्लाइमेट। तो इन्होंने बताया है कि भी इसका जो फायदा है वो ये है, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली का जो फायदा वो ये है कि भी उसके पास व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, भाई उनके पास फ्रीडम होता है कि भी वो चाहे जो करे, चाहे जहाँ जाए, चाहे कहीं कुछ भी करे, लेकिन बट नो सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी ड्यूरिंग क्लाइमेट से, परंतु अगर किसी तरीके की अड़चन आ गई है, आपदा आ गई है, तो उसके दौरान कोई सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा उनको नहीं मिलती है। ठीक है, यानी कि दूसरे जो भाई बंद हैं, समाज में रहने वाले जो लोग हैं, वो इस तरीके से उनको ज़्यादातर सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं जो फैमिली एकल होती है और न्यूक्लियर परिवार जो हमारा होता है। बट विद द एडवांस ऑफ द अर्बन इन्फ्लुएंस ऑफ जॉइंट फैमिली इज स्लोली ऑफ डिसअपियरिंग। लेकिन जो शहरी विकास है और उसके प्रभाव के आगमन के साथ जो हमारे जो ज्वाइंट परिवार जो होते हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, डिसअपियर होते जा रहे हैं, क्योंकि आपस में बनती नहीं है। कितने भी भाई होते हैं वो अपने अपने परिवारों को लेकर के अलग हो जाते हैं या फिर बाहर जो है शहर में जा करके बस जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो न्यूक्लियर फैमिली होती है और ज्वाइंट फैमिली के अंदर ये हमारा भेद जो है वो देखा जाता है। आगे देखते हैं इसमें हम। तो अभी नेक्स्ट हमारा जो 7 पॉइंट इसमें आ जाता है, तो 7 पॉइंट के अंदर इसमें दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट व्यू पॉइंट इन सोशियोलॉजी। तो भाई समाजशास्त्र के अकॉर्डिंग जो है बहुत सारे दृष्टिकोण के आधार पर ये हमारी चीज़ें दी गई है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा बताया है पैट्रियोलॉजिकल फैमिली हमारी बताई है, जो पितर सत्ता से होती है हमारी वो परिवार। तो इसमें इन दिस फैमिली सिस्टम वाइफ reside with the husband family in almost is civilized society. This form of family system is present among of कैरिया और भील, खैरिया और जो भील जो हमारे होते हैं। तो इसमें जो हमारा जैसे कि जो पितर सत्ता की तरफ से हमारी जो परिवार होता है, तो ये पारिवारिक व्यवस्था जो है पति पत्नी के परिवार के साथ रहती है। ठीक है, तो हस्बैंड वाइफ जो होते हैं उन्हीं की जो फैमिली होती है उसी के साथ ये रहती है। लगभग सभ्य समाज के सभी पारिवारिक व्यवस्था जो है वो इसी तरीके की होती है, भी पिता के घर में, और जैसे कि वाइफ को शादी करके लेकर के आते हैं और फिर अपना बच्चे होते हैं, तो वो हमारी वहाँ पर ही सारी की सारी जो सभ्य समाज है उसमें पारिवारिक व्यवस्था जो है वो इसी तरीके से प्रचलित होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए जैसे कि खरिया हैं, भील हैं, ये तो ये उदाहरण के तौर पर हमारा दिया गया है। अब हो जाती है हमारी मैट्रिलोकल फैमिली, तो ये होती है मात्र सत्तात्मक परिवार। तो इसमें क्या आ जाता है, इन दिस काइंड ऑफ फैमिली हस्बैंड गोज द लिव विद हिज वाइफ इन इंडिया अमंग मैनी ट्रिब्स एंड द फैमिलीज ऑफ द प्रेजेंट इन अमंग खासी, गारो और नायर। ठीक है, जो हमारा मालाबार जो हमारी जनजातियाँ होती हैं। तो इन्होंने बताया है कि जो मात्र जो सत्ता का जो होता है इस प्रकार के जो विवाह होते हैं उसमें क्या करती है, पत्नी जो है वो पति को लेकर के जाती है शादी करके, और जो पति है वो पत्नी के घर रहने जाता है। ठीक है, तो पति के घर रहता है। और इंडिया में जो है बहुत सारी ऐसी भी जनजातियां जो इस प्रकार के परिवार जहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे कि खासी के अंदर, गारो के अंदर और नायर नायर के अंदर, और नायर जो जनजातियां होती हैं उनमें, और मालाबार जो होता है उनमें। तो यहाँ पर जो मैरिज की जो प्रथा है उसमें ये है कि भी लड़कियां जो है वो लड़के को शादी करके लेकर के जाएंगी, और वो जो परिवार होता है वो हमारी मैट्रिलोकल फैमिली बोली जाती है। और बाकी इंडिया के अंदर जो फैमिलीज होती है, जो सभ्य परिवार जो हमारे बोले जाते हैं, वो हमारे जो वो जो सारे के सारे होते हैं वो हमारे पैट्रिलोकल फैमिलीज हमारी बोली जाती है। ठीक है, यानी कि एक पिता की तरफ से होती है और एक माता की तरफ से। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई अब हमारी हो जाती है नियोलोकल फैमिली। तो नियोलोकल फैमिली होती है नवस्थानीय, हम इसको बोल देते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन फ्रॉम द मॉडर्न फैमिली व्हेन मैरिड कपल डज नॉट reside with the husband of wife family, they have their own separated place of residence। ठीक है, तो इसमें वही जो आधुनिक परिवार जो हमारे रहते हैं, तो इनका सबसे आम रूप ये हमारा माना जाता है। ठीक है, तो आधुनिक परिवार में जैसे कि न्यूक्लियर फैमिली होती है, तो ये हमारी नियोलोकल फैमिली के रूप में जानी जाती है। तो जिसमें जो विवाहित जो जोड़ा होता है, पति पत्नी जो है वो परिवार के साथ नहीं रहते हैं और अपना अलग अलग निवास स्थान उनका होता है, यानी कि बाहर जाकर अलग अलग जगह पर वो रहना स्टार्ट कर देते हैं। आगे आ जाता है नंबर 8। नंबर 8 में दिया है ऑन द बेसिस ऑफ द लाइनेज।
ठीक है। तो इसमें वंश के आधार पर बताई गई हैं हमारी चीजें। तो वंश के आधार पर मैट्रिलिनल जो हमारी फैमिलीज होती है वो कौन सी होती है, मातृवंशीय हम जिसको बोलते हैं, माँ के वंश से चलने वाला जो वंश होता है। ठीक है। इन दिस फ्रॉम ऑफ द फैमिली ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ थ्रू मदर साइड्स ए वोमन इज कंसिडर टू बी द इंसेटर एंड फैमिली। द राइट ऑफ ईच मेंबर इन द फैमिली डिपेंड ऑन हिज रिलेशन विद द मदर। तो भाई ये जो इस प्रकार का जो परिवार होता है वो विरासत में माता के पक्ष से प्राप्त होता है। ठीक है। तो मदर के थ्रू ये हमारी फैमिली बनती है और महिला को जो है वो परिवार का पूर्वज माना जाता है। ठीक है। और परिवार के जो सदस्य हैं, परिवार का जो हर सदस्य है उसका अधिकार माता के साथ और उसके संबंध पर ही निर्भर करता है सारा का सारा, यानी कि मदर से ही सारी चीजें रिलेटेड हमारी होती हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया पैटर्नल्स। ठीक है। तो पैटर्नल्स वही आ जाता है हमारा पितृवंशीय परिवार, ये हमारा हो जाता है। इन दिस फैमिली ए मेल ऑफ कंसिडर्ड टू बी द ancestor of the family. This is a common type of family और prevailing in modern societies। ठीक है। तो इसके अंदर इस ये जो परिवार होता है इसमें पुरुष को जो है वो परिवार का पूर्वज माना जाता है। ठीक है। और इसमें जो भी हमारे आधुनिक समाज है ये यही मतलब कि जो सामान्य प्रकार का जो हमारा परिवार होता है ये प्रचलित होता है। जैसे कि इंडिया के अंदर सामान्य परिवार होते हैं कि भाई जो लड़का होता है वो शादी करके लेके आता है और पिता उसी जो पुरुष होता है वही सारा का सारा करता है और जो पितर भी होता है वो पुरुष ही माने जाते हैं इसमें। तो इसमें सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो जो है मेल पे ही डिपेंड करती हैं। नंबर 9 में दिया है इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज। अब वही मैरिज यानी कि विवाह के आधार पर अगर हम चीज़ें देखते हैं तो इसमें मोनोगैमस फैमिली होती है। एक तो मोनोगैमस फैमिली होती है, एक विवाह करता है जो इंसान। तो in this kind of a family, a man, his wife and children live together. A man not allowed to marry more than one wife. A woman can marry वन मैन एट ए टाइम। तो ये बताता है कि भी इस प्रकार के जो परिवार है उसमें एक पुरुष और अपनी पत्नी जो है वो अपने बच्चों के साथ रहता है। ठीक है। और एक पुरुष को एक से अधिक पत्नियां रखने की अनुमति भी नहीं होती है, एक से ज्यादा वो शादी भी नहीं कर सकता है। ठीक है। और एक महिला एक समय में केवल एक ही पुरुष के साथ विवाह कर सकती है। अगर उसे डिवोर्स हो जाए या वो एक्सपायर हो जाए तो वो दूसरे पति का चुनाव कर सकती है, वरना वो एक के साथ ही रहेगी। तो ये हमारी मोनोगैमस फैमिली के अंडर हमारा आता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें पॉलीगैमस फैमिली। ठीक है। तो पॉलीगैमस फैमिली हमारी कौन सी रहती है, पॉलीगैमस फैमिली होती है जो एक से ज्यादा विवाह करते हैं। तो पॉलीगैमस फैमिली इन द काइंड ऑफ फैमिली ए मैन मैरिज मैनी वुमेन एट वन टाइम। तो ये कैसी फैमिली होती है, ये एक ऐसा परिवार होता है जो एक पुरुष जो है एक ही समय में कई महिलाओं के साथ विवाह करता है, जैसे मुस्लिम के अंदर हो जाता है। ठीक है। तो एक टाइम में वो दो तीन तीन वाइफ, या पहले के जो राजा महाराजा होते थे वो दो तीन तीन रानियां रखते थे और भी ज्यादा रानियां रखते थे। तो पॉलीगैमस फैमिली के अंदर वो हमारे आते थे। अब हमारे जो है पॉलीगैमस फैमिली जो हमारी रहती है तो इसमें ये हो जाती है भाई पोलीगस, ये हमारी पोलीगस होती है और ये पोलीगामस होती है। पोलीगामस अलग होती है, पोलीगस अलग होती है। पोलीगामस फैमिली हमारी कैसी रहती है, ये भी हमारा बहुविवाह परिवार के अंदर ही आता है। दिस काइंड ऑफ फैमिली वन वुमन मैरिज मैनी मेंस इन द लिव विद ऑल ऑफ देम ऑफ द अल्टीमेटली। तो भाई इस प्रकार के परिवार के अंदर एक महिला जो कई पुरुषों से विवाह करती है और बारी बारी से उन सभी के साथ रहती है। ठीक है। तो ये पोली में ही आ जाते हैं एक से ज्यादा विवाह करने वाले। एक तो होता है जेंट्स जो कई रानियां रखती है और एक होती है फीमेल औरत जो कि कई मर्द रखती है और बारी बारी से उनके साथ समय बिताती है। ठीक है। तो ये हमारी जो है पॉलीगैमस फैमिली जो है वो बोली जाती है। तो ये मर्द की तरफ से भी हो सकती है और ये औरत की तरफ से भी हो सकती है। ठीक है। तो ये हमारी बेसिस है मैरिज के। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। तो भाई नेक्स्ट हमारा पॉइंट इसमें दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी। तो भाई अथॉरिटी के बेस पर हमारी जो चीजें होती है उसके आधार पर हम देखते हैं भी अधिकार के आधार पर हमारी कौन सी चीजें होती हैं। तो पैट्रियार्कल फैमिली जो हमारी होती है, ऑन दिस फैमिली फादर इज ए हेड ऑफ फैमिली। इसमें पिता जो है वो हेड होता है परिवार का। और इंस्टेंट्स और रोम्स एंड द ग्रीस। ठीक है। तो रोम और ग्रीस में इस तरीके से होता है, जो परिवार का जो मुखिया होता है वो पिता होता है। प्राचीन जो रोम और जो ग्रीस में परिवार के जो मुखिया हैं वो पहले मतलब क्या होते थे, इसमें हमारे क्या होते थे, शासक जो बोले जाते थे। ठीक है। पैट्रियट्स यूज ऑफ द एब्सोल्यूट रूलर, शासक बोले जाते थे। पहले के जो मुखिया होते थे पूर्ण रूप से शासक बोले जाते थे। जो रोम और ग्रीस जो प्राचीन हमारी जो चीजें थी उनके अंडर जो हमारी चीजें चलती थी। ही इज द ओनर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी। ही इज प्रिसाइड्स ओवर ऑफ द रिलीजन ऑफ रिट्स ऑफ फैमिली एंड द एंजॉय फुल अथॉरिटी ओवर द फैमिली मेंबर्स। तो इसके अंदर क्या रहता है कि भाई हमारे जो परिवार है उसकी संपत्ति का स्वामी और प्रशासक होता था। ठीक है।
यानी कि जो पारिवारिक जो संपत्ति होती थी उसका स्वामी और उसका जो प्रशासक है वो मुखिया ही होता था, और परिवार के जो धार्मिक अनुष्ठान है जितने भी, वो उनका भी संचालन वो करता था, और परिवार के सारे सदस्यों के जितने अधिकार होते थे, जितनी उनकी जरूरतें होती थी, वो भी पूरी करता था। ठीक है, तो इस तरीके की जो अथॉरिटी होती थी वो सारी की सारी मुखिया को ही दी जाती थी। ये तो आम परिवारों के अंदर भी ये चीजें देखी जाती है हमारी। तो इसमें देखा जाता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पैट्रिकल्स, तो भाई जो हमारे पितृ सत्ता की जो व्यवस्था होती है उसकी विशेषता क्या है, कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया फादर इज द हेड ऑफ फैमिली, भाई वो परिवार का पिता होता है। आफ्टर मैरिज, शादी के बाद, वाइफ गोज एंड राइट्स ऑफ हर हस्बैंड फैमिली, तो इसमें क्या होता है, विवाह के बाद पत्नी जो है वो अपने पति के परिवार के साथ रहने चली जाती है, अपने मायके नहीं रहती, वो अपने पति के साथ रहेगी। ठीक है, द चिल्ड्रन कैन ऑफ द इनहेरिट प्रॉपर्टी ऑफ देयर फादर एंड आर नो बाय द नेम ऑफ देयर फादर्स फैमिलीज नेम, तो बच्चे जो है वो अपने पिता की संपत्ति के जो है उत्तराधिकारी होते हैं, हो सकते हैं, और उनके जो पिता हैं उनके नाम के, मतलब जो उनका नाम है उनके नाम के आगे जो पिता का नाम ही लगता है और पिता के नाम से ही वो जाने जाते हैं। तो ये हमारी विशेषताएं हैं कुछ पैट्रिकल्स फैमिलीज की। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मैट्रिकल्स फैमिली, यानी कि मातृ सत्ता से जो रिलेटेड होते हैं। तो मातृ सत्ता से रिलेटेड इसमें मैकाइवर जो हमारे रिसर्चर है, जो सोशियोलॉजिस्ट है मैकाइवर, तो वो प्रेफर करते हैं, वी प्रेफर टू कॉल इट बाय the name of the maternal family rather than the matrical family. In the matrical family is authority rest of woman head of family with the males begins of the subordinates। तो इन्होंने बताया कि मातृ सत्ता में जो मकाइवर जो है इसे क्या बोलते हैं, इसे मातृ सत्तात्मक परिवार बोलते हैं। माता की सत्ता वहां पर चलती है, माँ की सत्ता वहां पर, औरत की सत्ता जो वहां पर चलेगी, तो परिवार की बजाय मातृ सत्ता परिवार कहना पसंद करते हैं। और मातृ सत्तात्मक परिवार जो होते हैं उस परिवार का जो मुखिया होता है वो महिला होती है, तो उसके पास अधिकार होते हैं सारे, और पुरुष जो हैं वो सारे उनके अधीन होते हैं। पुरुष वही करेंगे जो माता कहेगी। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमारा जो खेल है ये सारा सत्ता का इसीलिए, जहाँ पर पुरुष प्रधान है वहां पर पुरुष सत्ता करेगा, जहाँ पर स्त्री प्रधान है वहां पर वो सत्ता करेगी। नेक्स्ट इसमें देखेंगे, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर दुबे इज मैट्रिकल्स फैमिली men exercise some of the authority in the family but the mainly of the representative of women among खासी गारो नायर in such of the family property is in। तो भाई जो डॉक्टर दुबे उनके अनुसार बताया है कि भाई जो हमारी मातृ सत्तात्मक जो परिवार है तो उसमें जो पुरुष होता है उसके परिवार के कुछ अधिकार, ठीक है, रखते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो हमारी वुमेन्स होती हैं फैमिली बट मेनली ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, तो जो महिलाएं होती हैं वो प्रतिनिधि के रूप में रहती हैं, जैसे कि खासी गारो नायर जैसे जितनी भी हमारी जो जनजातियां होती हैं, ऐसे परिवारों में जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज होती है उसका स्वामित्व जो है वो महिलाओं के पास होता है, महिलाओं के नाम पे होती है सारी प्रॉपर्टी और सारी की सारी चीजें। तो आगे देखते हैं हम। तो नेक्स्ट उन्होंने बताया हेरिटेड थ्रू द फैमिली कैन बी हेल्ड बाय फैमिलीज इन फैमिली, फीमेल्स इन फैमिली, तो फीमेल्स जो है वही हैंडल करती है सारा का सारा। तो परिवार में जो महिला होती है उसी के माध्यम से जो भी हमारी विरासत, जो भी हमारी संपत्ति होती है वो महिलाओं के पास हो सकती है। जैसे कि मेल के पास सारी संपत्ति आ जाती है, पिता की पुत्र के पास, उसी प्रकार से मदर की जो संपत्ति होती है वो बेटी के पास आएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पीआरटी ऑफ बर्डन, तो भाई इसमें पीआरटी बुर्डन जो हमारे जो सोशियोलॉजिस्ट है उनके अनुसार यंगेस्ट डॉटर गेट द फैमिली हाउस एंड द लाइन शेयर्स ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी ज्वेलरी। तो भाई जो हमारे पीआर गॉर्डन के अनुसार ये बताया कि सबसे छोटी बेटी को पारिवारिक घर और पारिवारिक जो संपत्ति आभूषण आदि का सबसे बड़ा हिस्सा मिलता है। ये भी एक अलग ही चीज है, वरना हम जहाँ पर पैतृक की चीजें होती है वहाँ पर सभी भाइयों को दिया जाता है, वहाँ पे लड़कियों को हिस्सा दिया ही नहीं जाता। और इनके अंदर जो छोटी बेटी होती है उसको सबसे ज्यादा हिस्सा दिया जाता है, सबसे ज्यादा ज्वेलरी दी जाती है, और पारिवारिक जो संपत्ति होती है उसका सबसे ज्यादा हिस्सा भी उसी को मिलता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैट्रिकल्स, तो भी इसमें विशेषताएं कौन कौन सी होती है। जो मातृ सत्ता की व्यवस्था जो होती है पिता की तो हमने पढ़ी ली है, मातृ सत्ता जो होती है उसमें कौन कौन सी हमारी देखी जाती है। तो इसके अंदर जो विशेषता होती है इन्होंने बताया है कि मैरिज रिलेशन ऑफ द ट्रांजिट, ठीक है, तो इसमें वैवाहिक संबंध जो है वो क्षणभंगुर होते हैं। ठीक है, ट्रांजिट हम बोल सकते हैं। अब हस्बैंड ऑफ सम टाइम मेयरली कैजुअल विजिटर, पति जो है वो कभी कभी महज एक मतलब कि आकस्मिक आगंतुक भी होते हैं, भाई अचानक से आने वाले जो रहते हैं वो इस तरीके का विवाह होता है और इस तरीके से आने वाले लोग जो हैं वो रहते हैं, विजिटर भी हो सकते हैं। द अथॉरिटी इन द फैमिली रेस्ट इन द हैंड ऑफ वाइफ और इन सम रिप्रेजेंटेटिव ऑन द वाइफ स्किन, तो भाई इसमें परिवार में अधिकार जो है वो पत्नी या पत्नी के किसी भी रिश्तेदार के प्रतिनिधि के हाथों में होता है।
इसकी सारी की सारी अथॉरिटी जो है वो या तो पत्नी या पत्नी के किसी रिश्तेदार की के हाथों में होगा, जो उसकी प्रतिनिधित्व करेगा, जो वो कहेगा वही चलेगा। इनके पावर ऑफ अटॉर्नी जो होती है वो या तो औरत के हाथ में रहेगी या औरत के किसी रिश्तेदार के हाथ में। नेक्स्ट, और वो भी औरत चाहेगी तो प्रॉपर्टी इज द ट्रांसफर थ्रू द मदर एंड ओनली फीमेल सक्सेड टू इट। तो भाई संपत्ति जो है हमारी, जो प्रॉपर्टी है उसका हस्तांतरण माता के माध्यम से सारा का सारा होता है और केवल महिला ही उसकी उत्तराधिकारी होती है। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो भी महिला के द्वारा होंगी। और वही जो सारा का सारा जो उत्तराधिकारी का जो काम होता है, यानी कि जो वंश चलता है या सारी प्रॉपर्टी जो होती है वो सारी की सारी महिला के नाम पर ही होगी। तो ये जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने सारी की सारी ये चीज़ें पढ़ी हैं फैमिली के बारे में, कि इंडिया के अंदर या इंडिया से बाहर जो किस तरीके की फैमिलीज होती हैं, किस किस टाइप के परिवार हमारे होते हैं, और किस परिवार, कौन सा परिवार होता है जो पितृवंश से होता है, माता वंश से होता है वो किस तरीके का होता है, पितृवंश से होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, और किस तरीके से उनकी प्रॉपर्टी और संपत्ति जो होती है वो हमारी दी जाती है। तो ये सारी जानकारी हमने इस वीडियो के अंदर ली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।